अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ज़ीके एकेडमी में खुश आमदीद। हमने जो सेशन स्टार्ट किया हुआ है आज उसका लेक्चर नंबर 7 है। मैं आपको बताते चलूँ कि इस सेशन में हमने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक ग्रामर को और उसके साथ इस्लामिक हिस्ट्री को शेयर किया जा रहा है। इस टाइम हम मुगल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। डेली का एक पास्ट पेपर हमने पढ़ना होता है और साथ ही करंट अफेयर्स को भी साथ लेकर चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश ग्रामर का हम पढ़ेंगे एडवर्ब और उसकी काइंड्स। इसके साथ हम इस्लामियात की सेकेंड PDF फाइल भी आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। मुगल डायनेस्टी हमने 1526 से स्टार्ट करके 1707 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 1707 से आगे पढ़ेंगे। So dear students, first of all we are going to learn about the adverb and kinds of adverb. What is an adverb? An adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb. It tells us how, when, where, how much or to what extent something happens. एक adverb वो है जो modify करता है एक verb को, adjective को या अपने जैसे ही एक adverb को, और ये हमें बताता है कि कब, कैसे, क्यों, कहाँ कुछ हुआ है। Something happens. हम मजीद इसकी डिटेल पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी। Types of adverbs with examples. First of all, adverbs of manner, जिसमें क्वेश्चन होता है how. They describe how an action is performed. इसमें बताया जाता है कि एक एक्शन किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। इसकी एग्जाम्पल है She sings beautifully. It runs quickly. The baby slept peacefully. यानी कि जिसके एंड पे डबल LY आ जाए ना, समझ लें वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 2 पे है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। When, ये बताता है कि कब हुआ। They tell when something happens, जब कुछ हो। When, टाइम बताता है ना। एग्जाम्पल्स क्या है? I will call you tomorrow, मैं कल आपको कॉल करूंगी। She recently moved to London, वो भी अभी लंदन गई है। He arrived late, वो लेट आया है। यहाँ पे टाइम को शो कर रहा है ये, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नंबर 3 है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। Where, कहाँ। They tell where something happens, ये हमें बताते हैं कि कहाँ पे कुछ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल He is standing outside, वो बाहर खड़ा है। ये हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं ना। The children are playing upstairs, बच्चे सीढ़ियों पर खेल रहे हैं। She looked everywhere for her keys, वो हर जगह देख रही है कि उसकी चाबियाँ कहाँ पे हैं। तो चूंकि ये प्लेस को जाहिर कर रहा है तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और ये इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं वेयर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन, ये फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन, अक्सर औकात जो काम होते हैं ना वो। दे टेल हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा मॉर्निंग में ही कॉफ़ी पीती हूँ। शी रेयरली ईट्स जंक फूड, वो जंक फूड बहुत कम खाती है। कभी है जो खा ले। वी समटाइम्स गो फॉर अ वॉक, कभी कभी हम वॉक के लिए भी जाते हैं। तो इसमें देखें ना, कभी कभी इस तरह के वर्ड, ऑलवेज, रेयरली, सम, ये सारे क्या हैं? एडवर्ब्स। नंबर 5 पे है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। टू व्हाट एक्सटेंट, ये क्वांटिटी मिकदार को बताते हैं। दे टेल द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ वेरी टैलेंटेड, यहाँ पे वेरी जो है ना ये एडवर्ब है। आई एम टू टायर्ड टू गो आउट, टू जो है ना यहाँ पे ये एडवर्ब है। ही वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ये एडवर्ब है और इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है जी नंबर 6 इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, और ये इस्तेमाल होता है कि क्वेश्चन पूछने के लिए। ये तो बहुत वाज़ेह हो जाता है मेरे ख्याल में, इंटेरोगेटिव सुनते ही आपको पता चल जाता होगा कि बहुत ही आसान चीज़ सामने आने वाली है। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन will you arrive, why are you crying, how did you do that। so here when, why, how are all adverbs and they are called interrogative adverbs. Number 7 relative adverbs. They connect clauses and show time, place or reason. ये कनेक्ट करते हैं क्लॉजेस को, या टाइम बताते हैं, या प्लेस या रीज़न को। चलें जी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, ये वो घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो यहाँ पे जो वेयर है ना, ये देखें दो क्लॉजेस को मिला रहा है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। डू यू रिमेंबर द टाइम व्हेन वी मेट,
when यहाँ पर क्या है, relative adverb. Tell me the reason why she left. So here why is relative adverb. Position of adverbs in sentences. Adverbs can come in different positions. Adverbs जो है ना, ये किसी भी position में आ सकते हैं. Like ये sentence के start में भी आ सकते हैं, mid में भी और end पे भी. तो देखते हैं जी, बिगनिंग में जब ये आएगा तो सेंटेंस कुछ इस तरह का बनेगा, सडनली इट स्टार्टेड टू रेन. अचानक बारिश स्टार्ट हो गई. और अगर मिडल में आएगा तो ये कुछ इस तरह होगा, शी यूजुअली गेट्स अप अर्ली. तो यहाँ पे जो यूजुअली है ना, ये एडवर्ब है. वैसे अर्ली भी एडवर्ब ही है. एंड पे क्या होगा, ही स्पोक क्लियरली. वो बिल्कुल क्लियरली बात करता है. तो यहाँ पे जो क्लियरली है ये एंड पे आ रहा है. इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं. चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब की. नंबर 1 है शी डांस्ड ग्रेसफुली एट द पार्टी. तो ग्रेसफुली जो है ना, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर्स को शो कर रहा है ना. वी विल लीव सून. तो यहाँ पे सोन एडवर्ब है और सोन जो है वो टाइम को शो कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम. ही लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिज वॉलेट. अब यहाँ पे एवरीवेयर आ रहा है ना, एवरीवेयर, तो ये एडवर्ब ऑफ अ प्लेस है. आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर बेड. तो ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. यहाँ पे वेरी जो है ये एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है. नंबर 6 पे है वाई आर यू लेट. यहाँ पे वाई जो है ना, ये एडवर्ब है, तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आई रिमेंबर द मोमेंट व्हेन वी फर्स्ट मेट. व्हेन देखें, दो सेंटेंसेस को मिला रहा है ना आपस में, व्हेन, तो ये है रिलेटिव एडवर्ब. ही स्पोक क्लियरली सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड. यहाँ पर क्लियरली जो है ना, ये एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड. आउटसाइड बाहर जगह की बात हो रही है ना, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ही नेवर टेल्स अ लाई. नेवर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, नेवर कभी भी नहीं. द टीचर अराइव्ड अर्ली. यहाँ पे अर्ली की बात हो रही है ना. अर्ली क्या है, टाइम को शो कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. शी वॉज टू टायर्ड टू कंटिन्यू. तो टू यहाँ पे शो करवा रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी को शो कर रहा है ना, वो बहुत थक गया हुआ है कि वो मजीद काम करे, एडवर्ब ऑफ डिग्री. सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब. होप सो आपको समझ आ गई होगी. नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द इस्लामिक स्टडीज़. हमने एक PDF फाइल कंप्लीट कर ली और सेकंड पे है. इंशाल्लाह आज हमारा सेकंड वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट लेक्चर में हमने बैत उक़बा आला के बारे में पढ़ा था, जो कि 12 नबवी में हुई थी. आज हम पढ़ेंगे बैत उक़बा सानी, जो कि 13 नबवी में हुई थी. बैत उक़बा सानी कब हुई थी? 13 नबवी को. और इसमें कुल कितने अफराद थे? 75 शामिल थे लोग. 75 लोगों में 73 मर्द और 2 औरतें शामिल थी. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्ला कत्ल करने की साजिश भी की गई. कब? 13 नबवी को. और ये मनहूस तजवीज़ किसके घर में हुई थी? अबू जहल के घर. अबू जहल का लक़ब क्या था? अबू अल हकम. इस साजिश से अल्लाह ताला ने सूरत अनफाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही आगाह कर दिया. इस साजिश को सरअंजाम देने के लिए कुल कितने लोग थे? 11 लोग थे. हिजरत मदीना 13 नबवी. अभी हिजरत मदीना भी 13 नबवी में हुई थी. जब ये लोग घराव कर रहे थे तो हिजरत के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके बिस्तर पर सोए. हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों की अमानत वापस करने के लिए 3 दिन तक वहाँ पे रुके रहे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना के वक्त सूरत यासीन की तिलावत कर रहे थे. मदीना का पुराना नाम क्या था? यसरब. हिजरत के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त समुंदर के साथ वाला रास्ता अपनाया. सराका बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया. सराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा 100 सुर्ख ऊँटों की लालच में किया था. जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के पास पहुँचे तो सराका के घोड़े के पाँव दलदल में फंस गए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराका को मुस्तकबिल में कसरा के कीमती कंगन पहनने की बशारत दी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में पनाह ली, जो मक्का के जनूब और मदीना के शमाल की तरफ मौजूद थी. गारे सौर मक्का से तकरीबन 3 मील के फासले पर है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ तकरीबन 3 दिन तक गारे सौर में मौजूद रहे. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ग़ुलाम क्या नाम था? आमिर बिन फ़हीरा. इस गार में आप लोगों तक दूध पहुंचाया करता था. मक्का और मदीना के दरमियान फासला कितना है? 300 मील या 450 किलोमीटर का फासला. हिजरत के वक्त आप कस्वा नामी ऊँटनी पर सवार थे. मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना कब पहुँचे? 622 में ईस्वी में.
तमाम अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया। सब लोग चाहते थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी अपने घर पर करें, मगर आपकी ऊँटनी का कस्बा आपकी ऊँटनी जो कस्बा थी ना, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने जाकर बैठ गई थी। तो मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनके घर क़याम फरमाया था? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर। मदीना में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया था? सवीद बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी की तामीर। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम क्या किया था? मस्जिद तामीर करवाई थी। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद कुबा। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद क्या कौन सी है? मस्जिदुल हराम। मस्जिद कुबा किन की ज़मीन पर बनाई गई थी? हज़रत कलसूम बिन अदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़मीन पर। मस्जिद नबवी दो भाइयों सहल और सुहेल की ज़मीन पर बनाई गई थी। मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी दोनों मसाजिद की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया था। यहाँ पर नोटेबल बात यह है कि मस्जिद नबवी की पहली तोसी ग़ज़वा खैबर के बाद और फिर दूसरी तोसी 17 हिजरी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने के दौर में हुई थी। और यहाँ पर हमारी सेकंड PDF फाइल कंप्लीट हो गई है, जिसका टेस्ट ट्यूसडे को होगा इंशाल्लाह। और गाइस अब बात करते हैं मुग़ल डायनेस्टी की। 1707 से आगे के किंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बहादुर शाह 1707 to 1712 ये लेटर मुग़ल्स का पहला बादशाह है। बहादुर शाह अव्वल औरंगज़ेब के बाद बादशाह बना था। जहानदार शाह आया था इसके बाद 1712 to 1713। मुगलिया सल्तनत का मुख्तसर तरीन दौरे हुकूमत रखने वाला बादशाह कौन है? जहानदार शाह, और सिर्फ 1 साल इसने हुकूमत की थी। फर्रुख शहरियार 1713 to 1714 अंग्रेज़ों के लिए फ्री ट्रेड की सहूलत पेश कर दी थी। इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए कस्टम ड्यूटी भी ख़त्म कर दी थी फर्रुख शहरियार ने। आगे है जी मोहम्मद शाह रंगीला 1719 to 1748। बहुत लंबा टाइम गुजरा इसका। ये बहुत ज़्यादा अय्याश बादशाह था। दरबार में हमेशा बरहना आ जाता था। काबीना की मीटिंग में भी बरहना अफराद शरीक होते थे। इस्लामी रवायात तो इक़दार का ख़ात्मा हो गया था इसके दौरे हुकूमत में। फिर नादिर शाह जो ईरान का बादशाह था 1736 to 1747। इसने 1739 में दिल्ली पर हमला कर दिया और मोहम्मद शाह रंगीला को गिरफ्तार किया। जब नादिर शाह ईरान से दिल्ली पर हमला करने के लिए रवाना हुआ तो मोहम्मद शाह रंगीला झूला झूल रहा था, और जब सिपाहियों ने आके हमलावरों के बारे में इतला दी ना, तो वो बड़े आराम से कहता है हनूजदली दोरस्त। बादशाह की फ़ौज ने 3 दिन दिल्ली में बदतरीन कत्लेआम किया और मोहम्मद शाह रंगीला पर तावान लगा माले गनीमत के साथ ईरान वापस लौट गया। तख्ते ताउस के हवाले से आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। इस पर बैठने वाला सबसे पहला बादशाह शाहजहां था और आखिरी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह दिल्ली फतह करने के बाद तख्ते ताउस और उसमें जुड़ा हुआ कोहे नूर हीरा भी अपने साथ ईरान ले गया था। नादिर शाह के दिल्ली हमले के बाद मरहटे मजबूत होने लगे। मुसलमानों को ज़ेर करने और इलाकों पर कब्जा करने लगे। शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखकर हिंदुस्तान में इस्लाम को दरपेश ख़तरात से आगाह किया और हिंदुस्तान में हुकूमत करने की दावत दी। अहमद शाह अब्दाली कौन था जी? ये अफ़गानिस्तान में हुक्मरान था। एमिनेंट का मतलब होता है मशहूर, आला, अरफा। अच्छा, ये तो ई फॉर एमिनेंट है ना। अगर आई फॉर इमिनेंट हो तो उसका मतलब होता है अनकरीब, और इसका सिनोनिम है फेमस। इसके मज़ीद सिनोनिम्स हैं एस्ट्रल, ल्यूमिनस, प्रेस्टिजियस, प्रीमिनेंट एंड पैरामाउंट। और इसके एंटोनिम्स होंगे अनइम्पोर्टेंट, एवरेज, मेडियोकर, यानी बहुत ही मामूली सा जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वैल्यूलेस हो, इसको कहते हैं अनइम्पोर्टेंट। और ये एमिनेंट का एंटोनिम है। इसमें जो डिस्ट्रैक्टर्स दिए गए हैं वो वैसे काफ़ी आसान है कि क्लेवर, एम्बिशियस, कनिंग, ये तीनों ही बहुत आसान है और ये इसके ऑपोजिट बन रहे हैं। डिटेस्टेबल का मतलब होता है काबिल नफ़रत, नफ़रत अंगेज़। इसके डिस्ट्रैक्टर देख लेते हैं। एडमायरेबल, तारीफ़ के काबिल है। सेपरेबल, कॉन्शियनेबल, ये सारे के सारे इसके डिस्ट्रैक्टर हैं। और इसका रियल जो आंसर होगा सिनोनिम वो क्या है? अबोरेंट। ये हमने पीछे भी पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने अच्छे से याद किया तो आपके लिए नेक्स्ट जो है वो मुश्किल नहीं होना चाहिए, अगर आप पीछे से पढ़ के आए हैं तो। इसके सिनोनिम्स हैं कंटेम्पटिबल, despicable, execrable, ignominious, sordid, vile,
एंड अनएथिकल, एट्रोशियस, विलेनियस, ये सारे के सारे जो हैं ये काबिल नफ़रत मीनिंग्स में आते हैं। नेक्स्ट है गाइस ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब होता है खुशबू, खूबसूरत सी खुशबू, और इसका होगा स्मेल। सिनोनिम्स इसके मज़ीद होंगे अरोमा, रेडोलेंस, सेंट, स्निफ, सेवर, ये इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है वाज़िया, नुमाया, अयां, ये शोखा, शोखा भी इसका मतलब होता है। और इसका सिनोनिम होगा डिसर्निबल, डिसर्निबल। इसके सिनोनिम्स होंगे विजिबल, फ्लेम्बॉयंट, नॉइजी, प्रोमिनेंट, शोई, शोई मतलब शोखा, गॉडी, लाउड, एक्स्ट्राविजेंट, चीकी, ब्लैटेंट। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कॉन्स्पिकुअस मतलब कि वाज़िया, नुमाया, अयां, शोखा, इन सब का मतलब बन रहा है। हैगर्ड का मतलब है कमज़ोर हो जाना, थक जाना, बहुत ज़्यादा काम करके चकनाचूर हो जाना। इसका सिनोनिम है एग्जॉस्टेड, कैडवेरियस, इमेशिएटेड, वेस्टेड, स्टार्व्ड। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो इज़ एरोगेंस। एरोगेंस मतलब गरूर, तकब्बुर, और इसका सिनोनिम आंसर में होगा हॉटीनेस। इसके मज़ीद सिनोनिम्स हैं हफीनेस, प्रिटेंशियसनेस, हाई हॉर्स, डिसडेन, स्कॉर्न, इम्प्यूडेंस, इम्पर्टिनेंस, बोस्टफुलनेस, सुपीरियरिटी, कॉम्प्लेक्स, ट्रियम्फलिज्म, और इसके एंटोनिम होंगे ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको शेयर लाजमी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।